नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 15 दिसंबर 2025 की दैनिक समसामयिकी को पूरी तरह परीक्षा उपयोगी, सरल और क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। यह वीडियो वन डे एग्जाम, बैंकिंग, रेलवे और डिफेंस एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की नई रामसर साइट्स की। भारत ने हाल ही में 2 नई आर्द्रभूमियों को रामसर साइट का दर्जा दिया है, जिसके बाद देश में कुल रामसर साइट्स की संख्या 96 हो गई है। इनमें पहली है सिलसेड़ झील, जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित झील है जिसका निर्माण वर्ष 1845 में महाराजा विनय सिंह द्वारा कराया गया था। इस झील का क्षेत्रफल लगभग 7 वर्ग किलोमीटर है। यह झील सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित है और यहाँ 149 पक्षी प्रजातियां तथा 17 स्तनपायी प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरी नई रामसर साइट है कोपरा जलाशय, जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के पास स्थित है। इस जलाशय का प्रमुख जल स्रोत वर्षा जल और महानदी है। यह क्षेत्र 60 से अधिक प्रवासी पक्षी प्रजातियों का महत्वपूर्ण निवास स्थान है। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है। आर्द्र भूमियां जैव विविधता के संरक्षण, जल शोधन और बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में भारत में कुल 96 रामसर साइट्स हैं, जिनमें सबसे अधिक तमिलनाडु राज्य में 20 हैं। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान है। अब बात करते हैं 16 दिसंबर विजय दिवस की। हर वर्ष 16 दिसंबर को भारत 1971 के भारत पाक युद्ध में मिली ऐतिहासिक विजय की याद में विजय दिवस मनाता है। इस युद्ध की पृष्ठभूमि वर्ष 1970 के चुनावों से जुड़ी हुई है, जहां पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन सत्ता हस्तांतरण से इनकार कर दिया गया। इसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया, जिसके कारण लाखों लोग भारत में शरण लेने लग गए। इन परिस्थितियों में भारत ने हस्तक्षेप किया। युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई और यह युद्ध केवल 13 दिनों तक चला। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। यह आत्मसमर्पण विश्व इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है और इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की पोचमपल्ली खादी की। आंध्र प्रदेश की पारंपरिक पोचमपल्ली खादी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह खादी श्रीकाकुलम जिले के पोचमपल्ली क्षेत्र में पूरी तरह हाथ से बनाई जाती है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले धागों का उपयोग किया जाता है और यह अपनी विशिष्ट बुनावट के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी इस खादी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने बेटों को इस कला को सीखने के लिए पोचमपल्ली गांव भेजा। अब चलते हैं मनरेगा योजना से जुड़े हुए बदलाव की ओर। मनरेगा योजना का नाम बदलकर अब पुण्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले गारंटीड कार्य दिवस 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए हैं। यह योजना मूल रूप से वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत शुरू की गई थी और वर्ष 2009 में इसका नाम मनरेगा रखा गया था। अब बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा खोफरा के एमएसपी की वृद्धि की। सरकार ने मिलिंग खोफरा को के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 445 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद नया एमएसपी 12,725 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं बाल खोफरा के एमएसपी में 400 रुपए की वृद्धि की गई है और इसका नया एमएसपी अब 12,500 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी सीएसीपी द्वारा की गई थी। खोपरा के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल हैं। अब समझते हैं एटॉमिक एनर्जी बिल 2025, जिसे शांति बिल भी कहा जा रहा है। इस बिल का पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका उद्देश्य भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलना है। यह नया कानून एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 की जगह लेगा। बिल के प्रमुख प्रावधानों में एक स्वतंत्र न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी का गठन, परमाणु विवादों के निपटारे के लिए न्यूक्लियर ट्रिब्यूनल की स्थापना और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी एसएमआरएस को बढ़ावा देना शामिल है। भारत ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जो नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश में बनने वाली दुनिया के पहले स्वायत्त शिपयार्ड की। यह शिपयार्ड नेल्लोर जिले में स्थापित किया गया है। इसका निर्माण सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। यह शिपयार्ड एआई और रोबोटिक्स तकनीक पर आधारित होगा और यहाँ मानव रहित स्वायत्त जहाजों का निर्माण किया जाएगा। अब चलते हैं महाराष्ट्र के एआई संचालित साइबर अपराध प्लेटफॉर्म की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने भारत का पहला एआई संचालित साइबर अपराध जांच प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम है महाक्राइम ओएस एआई। यह प्लेटफॉर्म महाराष्ट्र सरकार और माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से विकसित किया गया है।
यह साइबर अपराध के डेटा का विश्लेषण करेगा, विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा और अपराध रोकने के लिए भविष्य की रणनीतियां सुझाएगा। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत 23 पुलिस स्टेशनों में की गई है और इसे चरणबद्ध तरीके से 1100 पुलिस स्टेशनों तक विस्तारित किया जाएगा। अब बात करते हैं पहली बार आयोजित होने वाली एशियन लेजेंड्स कप की। यह टूर्नामेंट थाईलैंड के चियांग माई शहर में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन 28 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 40 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। इस टूर्नामेंट का आयोजन बोर्ड ऑफ वेटरन क्रिकेट इन इंडिया यानी VVCI द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं आलिया भट्ट को मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की। अभिनेत्री आलिया भट्ट को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब हॉरिजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह समारोह जेद्दा, सऊदी अरब में आयोजित हुआ। यह पुरस्कार वर्ष 2025 में पहली बार शुरू किया गया और इसका उद्देश्य फिल्म और टेलीविजन में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करना है। गौर करने वाली बात यह है कि आलिया भट्ट को वर्ष 2022 में फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। अब एक नजर डालते हैं पिछले सत्र की प्रमुख सुर्खियों पर। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 जारी की गई है। संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम कुदसिया रजा रहीं। कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप का आयोजन भारत में होगा। बैंक ऑफ द ईयर यानी 2025 का पुरस्कार बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला। बिहार में भारत का पहला पावर म्यूजियम बनेगा। महाराष्ट्र में सदियों पुरानी पगड़ी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, प्रधान गायक किस जनजाति से संबंधित है? दूसरा प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तीसरा प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? अपने सभी उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।